वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, कल हमने देखा था शेड्यूल वन में हमने क्या पढ़ा था कि कुछ एक ऐसी भी सप्लाईज होती हैं जिनको अगर विदाउट कंसीडरेशन दिया जाए तो भी उन्हें सप्लाई ट्रीट किया जाता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि विदाउट कंसीडरेशन भी कुछ एक सप्लाईज होती हैं जिनको हम सप्लाई ट्रीट करेंगे इवन देन उनके अंदर कोई कंसीडरेशन नहीं है तो भी। सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा कि अगर परमानेंट ट्रांसफर करते हैं हम किसी भी बिजनेस एसेट का, परमानेंट ट्रांसफर करते थे अगर हम किसी भी बिजनेस एसेट का, या उसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते थे, लेकिन उसके ऊपर बशर्ते क्या था कि आईटीसी आप लोगों ने क्लेम किया हो तो उसे हम क्या मान लेते थे, सप्लाई मान लेते थे। अगर आईटीसी क्लेम नहीं किया होता था या आईटीसी उसके ऊपर ब्लॉक्ड होता था तो हम उसको यहाँ पे ट्रांसफर नहीं मानते थे। तो क्या क्या कंडीशन थी, या तो बिजनेस एसेट जो है, या तो बिजनेस एसेट ट्रांसफर होनी चाहिए, प्लस साथ ही साथ उसके ऊपर का आईटीसी आपने क्लेम किया हो, और ट्रांसफर की बजाय ये डिस्पोज ऑफ भी हो सकती थी। क्लियर एवरीवन, आगे देखेंगे। रिलेटेड पर्सन की बात करें, अगर रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को आपने ट्रांसफर किया फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन मेड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए ट्रांसफर किया होना चाहिए। आपने अपने रिलेटेड को या डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई भी सप्लाई की इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए की, ठीक है, तो उसको हम क्या मान लेते थे, सप्लाई मान लेते थे, इवन इफ इट इज मेड विदाउट कंसीडरेशन। क्लियर। गिफ्ट्स का हमने देखा था कि एम्प्लॉय ने अगर 50,000 तक गिफ्ट दिए अपने एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 50,000 तक गिफ्ट दिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो कोई दिक्कत नहीं थी, 50 से ज्यादा पे हम लोग उसके ऊपर क्या लगा देते थे, टैक्स लगा देते थे। तो ये ऑलरेडी कई सारे कंसेप्ट थे जो हम क्लियर कर चुके थे। दो हमने यहाँ पे पैरा पढ़ लिए थे शेड्यूल वन के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैरा नंबर 3। ठीक है, पैरा नंबर 3 के लिए आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर 2.35 पे। देखिए, पहला पैरा हमारे पास फिक्स एसेट से रिलेटेड था, सेकंड पैरा हमारे पास डिस्टिंक्ट पर्सन एंड रिलेटेड पर्सन से रिलेटेड था, थर्ड पैरा हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल एंड एजेंट से रिलेटेड। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल एंड एजेंट, यानी प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो सप्लाई होती है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो सप्लाई होती है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसे हम सप्लाई कब ट्रीट करेंगे, उसके ऊपर जीएसटी कब आएगा। देखिए, विद एग्जांपल पहले इस चीज को हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल, पी एक प्रिंसिपल है, यहाँ पी क्या है, एक प्रिंसिपल है, ये क्या है, एजेंट। ये कौन है, एजेंट। प्रिंसिपल ने ये एजेंट बन गया। इस प्रिंसिपल ने एजेंट को कुछ एक गुड सप्लाई की। क्या सप्लाई की, गुड्स वर्थ ₹1,00,000, वर्थ ₹1,00,000। और इस एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कस्टमर को गुड्स दे दी। किसको गुड्स दे दी, कस्टमर को सप्लाई कर दी। क्लियर। अब इसने कस्टमर को जो बिल इशू किया, इसने कस्टमर को जो बिल इशू किया वो किसके नाम पे इशू किया, प्रिंसिपल के नाम पे। ये प्रिंसिपल कौन है, XYZ लिमिटेड। ठीक है, ये प्रिंसिपल कौन है, XYZ लिमिटेड। तो जो इसने यहाँ पे बिल इशू किया वो किसके नाम का था, XYZ लिमिटेड के नाम पे था। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये जो बिल है ये प्रिंसिपल के नाम पे है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्योर एजेंट। ये अपने नाम का बिल नहीं दे रहा, ये किसके नाम का बिल दे रहा है, ये प्रिंसिपल के नाम का बिल इसको दे रहा है। तो यानी ये सिर्फ और सिर्फ एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, ये सिर्फ अपना बीच में से क्या लेगा, कमीशन लेगा। ये बीच में से सिर्फ क्या लेगा, अपना कमीशन लेगा प्रिंसिपल से। मेरी बात समझ में आ गई। तो जब एजेंट ने अपना बिल नहीं दिया, एजेंट ने बिल प्रिंसिपल के नाम का दिया, तो इस केस में ये जो गुड्स है, ये गुड्स की सप्लाई कहां से कहां मानी जाएगी, प्रिंसिपल टू दिस पर्सन। सप्लाई कहां से कहां मानेंगे, प्रिंसिपल टू कस्टमर। एजेंट ने जो गुड्स कस्टमर को दी, ध्यान से मेरी बात सुनो, एजेंट ने जो गुड्स कस्टमर को दी, इसमें आप कलर कोई और ले लो, ये ले लो, यहां से जो यहां गुड्स गई और प्रिंसिपल से जो एजेंट के पास गुड्स गई, इनको अलग से सप्लाई ट्रीट नहीं करना।
इनको अलग से सप्लाई ट्रीट नहीं करना, सिर्फ एक ही सप्लाई होगी, कहां से, प्रिंसिपल से एजेंट के पास, सॉरी प्रिंसिपल से उस कस्टमर के पास। मेरी बात समझ में आएगी? क्योंकि यहाँ पे बिल एजेंट ने नहीं दिया था, सो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई एज पर पैरा 3 शेड्यूल 1। क्लियर? तो अगर एजेंट अपना बिल नहीं देगा अलग से, तो वो पैरा 3 शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग एजेंट नहीं है और उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। क्लियर? एजेंट वैसे होता कौन है? जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से गुड्स ले रहा है फिर आगे सप्लाई कर रहा है, लेकिन ये सप्लाई किसके बिहाफ पे कर रहा है? प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है। तो इवन इट इज ट्रांजेक्शन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस without consideration, but in this case he is not issuing an invoice in his own name. Agent is not issuing an invoice in his own name, that is why it will not be treated as supply as per para 3 schedule 1. Clear everyone? Now सेकेंड सिनेरियो की हम लोग बात करेंगे। सेकेंड सिनेरियो के अंदर देखो, सेम तरीके से हम लोगों ने इस पर्सन को क्या लिया? प्रिंसिपल। ये पर्सन हमारे पास कौन है? प्रिंसिपल। यहां पे एक एजेंट ले लेते हैं, एक पर्सन ले लिया हमने एजेंट, ठीक है, यहां कस्टमर हो जाएगा। अब यहां पे क्या हुआ? प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दी, प्रिंसिपल ने गुड्स दी एजेंट को, और एजेंट ने अपने नाम से बिल दिया किसको? कस्टमर को। यहां एजेंट ने किसको ट्रांसफर की? कस्टमर को। और बिल किसके नाम से दिया? इसी एजेंट के नाम से। मेरी बात समझे? यहां पे जो एजेंट सप्लाई कर रहा है गुड्स, वहां पे जो बिल दे रहा है, बिल अपने खुद के नाम पे दे रहा है। नाउ अब व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट हियर? यहां पे आप लोगों ने क्या करना है? ये जो गुड्स प्रिंसिपल ने एजेंट को दी, हो सकता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी हो सकता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी हो, विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन सीधा कस्टमर दे रहा हो, डजंट मैटर। हम क्या मानेंगे? हम इससे सप्लाई मानेंगे। और जब एजेंट ने कस्टमर को दी, इसको भी हम क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। अगर बिल एजेंट के नाम से गया तो उसको भी हम क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। बट अगर यहीं पे मान के चलो ये जो बिल था, बिल प्रिंसिपल इसको देता, बिल डायरेक्ट जाता प्रिंसिपल के नाम का, तो यहाँ पे अलग से उसको सप्लाई ट्रीट करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ एक ही सप्लाई होती, प्रिंसिपल टू कंज्यूमर, ठीक है। बट अगर अलग से बिल एजेंट ने भी दिया है कस्टमर को और अपने खुद के नाम से दिया है, अपने खुद के नाम से दिया है, हो सकता है यहाँ पे एजेंट जो है, एजेंट इसको बिल देता लेकिन देता प्रिंसिपल के नाम से, एजेंट इसको बिल देता है या प्रिंसिपल बिल देता है, यहाँ पे किसके नाम से बिल जाता है? इसको प्रिंसिपल के नाम से बिल जाता, तो कोई दिक्कत नहीं थी, एजेंट टू कस्टमर वाली सप्लाई को हम सप्लाई ना मानते एज पर पैरा 3 शेड्यूल 1। लेकिन यहाँ पे अगर इसने अपने नाम का दिया तो यहाँ क्या लग जाएगा? इधर लग जाएगा जी पैरा 3 शेड्यूल 1, ठीक है। अब नॉर्मल बात मैम क्या याद रखनी है? याद बात ये रखनी है कि एजेंट जो है, एजेंट ने बिल किसके नाम का दिया, ठीक है। अगर दिया खुद के नाम का, ठीक है, किसके? एजेंट के खुद के नाम का बिल दिया या फिर प्रिंसिपल के नाम का, प्रिंसिपल के नाम का दिया तो यहाँ पे पैरा 3 शेड्यूल 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। एजेंट ने अपने खुद के नाम का दिया तो पैरा 3 शेड्यूल 1 लग जाएगा, उसे भी हम क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे, चाहे वो सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों ना हो। क्लियर हो गई मेरी बात? सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रिंसिपल ने एजेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दी, कोई अलग से कंसीडरेशन नहीं है, एजेंट ने आगे कस्टमर को दे दी, बट एजेंट ने जब कस्टमर को दी अपने खुद के नाम का बिल दिया, सप्लाई मान लो दोबारा से। लेकिन अगर प्रिंसिपल ने, जो प्रिंसिपल के नाम का बिल एजेंट ने था वो दे दिया, अपने खुद के नाम का कोई बिल रेज नहीं किया, तो यहाँ पे अलग से सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे। छोटा सा कंसेप्ट है, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, इसमें पढ़ लेना। क्लियर है जी? ये चीज समझ में आ गई? नाउ supply of goods and services, goods and not supply of services is covered here। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ goods covered होंगी, services यहाँ पे covered नहीं होंगी। supply of goods
बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट जो है वो किस लिए होंगी, विदाउट कंसिडरेशन के तौर पे होंगी। कंसिडरेशन है तो फिर तो वो वैसे ही सप्लाई में चला गया। मेरी बात समझ में आई, हम विदाउट कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर? नाउ इनवॉइस फॉर द फर्दर सप्लाई इज बीइंग इशूड बाय द एजेंट इन हिज ओन नेम। ठीक है, क्या कह रहा है, इनवॉइस जो है फर्दर सप्लाई का वो किसने इशू किया, एजेंट ने इशू किया अपने खुद के नाम पे। देन एनी प्रोविजन ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल टू द एजेंट वुड फॉल अंडर पैरा 3 अबव। ये किसके अंदर फॉल कर जाएगा, पैरा 3 शेड्यूल 1 में। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इनवॉइस इशू किया है एजेंट ने कस्टमर को, किसके नाम पे, प्रिंसिपल के नाम पे। तो यहाँ पे पैरा 3 एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ किसी प्रकार की अलग से सप्लाई ट्रीट नहीं की जाएगी। समझ में आ गया सभी को? आगे देखो, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से एक चार्ट भी बनाया हुआ है। वेदर इनवॉइस इज इशूड बाय एजेंट टू द कस्टमर इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नाम पे दिया है उसने बिल, अगर प्रिंसिपल के नाम के पे बिल दिया तो पैरा 3 एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर बिल दे दिया एजेंट के नाम पे तो पैरा 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर? अब आ जाइए, अनमोल, अनमोल ने अपॉइंट किया भोलू को। अब अनमोल ने अपॉइंट किया तो अनमोल क्या होगा, प्रिंसिपल, भोलू क्या होगा, एजेंट। अनमोल क्या होगा, प्रिंसिपल, भोलू क्या होगा, एजेंट। क्लियर? अनमोल ने भोलू को अपॉइंट किया टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। भोलू ने आइडेंटिफाई की गुड्स, उसने बोला भोलू को कि आप कुछ एक गुड्स खरीद करके लाएं मार्केट से। ठीक है, तो भोलू ने क्या किया, वेरियस टाइप के सप्लायर्स को देखा कि कौन उसको गुड्स प्रोवाइड कर सकता है, कौन उसको गुड्स प्रोवाइड कर सकता है एज पर नीड ऑफ अनमोल। क्लियर? और उसने पूछा सप्लायर गोलू से टू सेंड द गुड्स एंड इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू अनमोल। अब इसमें क्या हो रहा है, वो इशू करवा रहा है किसके नाम पे, अनमोल के नाम पे। ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं आपको बता दूं, अनमोल है, भोलू है, और साथ में कौन है, गोलू। अनमोल ने इसको बोला कि मुझे गुड्स परचेज करनी है, यहाँ सेल की बात नहीं हो रही, यहाँ परचेज की बात हो रही है। अनमोल ने बोला भोलू को कि मुझे गुड्स परचेज करनी है, आप मुझे गुड्स परचेज करके दो। इसने गोलू को बोला, गोलू सिलेक्ट किया, वेरियस बहुत सारे सेलर्स मार्केट में थे, इसने गोलू को चुना। ठीक है, और गोलू को क्या बोला कि ठीक है आप ये गुड्स सेल कर दो, आप ये गुड्स हमें सेल कर दो, बट इनवॉइस करो, इनवॉइस सीधा अनमोल के नाम पे। आप इनवॉइस किसको दोगे, सीधा अनमोल के नाम पे, मुझे देने की जरूरत नहीं है। बी सेइंग भैया मुझे इनवॉइस देने की जरूरत नहीं है, सीधा अनमोल को दो। तो बी इज अ प्योर एजेंट, बी इज अ प्योर एजेंट। तो यहाँ पे क्या शेड्यूल 1 पैरा 3 आएगा, नहीं। Bholu is not an agent for Anmol of supply of goods in terms of para 3 schedule 1। यहाँ पे para 3 schedule 1 नहीं लगेगा। रीजन बीइंग, इसने किसके नाम पे इनवॉइस लिया, इसने डायरेक्टली ए के नाम पे इनवॉइस लिया, अपना नाम तो बीच में इंक्लूड ही नहीं किया। ये जस्ट उसी के नाम पे सर्विसेज, इसी के नाम, ए के नाम पे गुड्स ले रहा है और ए के नाम पे गुड्स बेच रहा है। ठीक है, भोलू क्या कर रहा है, भोलू ए के नाम पे ही गुड्स परचेज कर रहा है, ए के नाम पे ही सेल कर रहा है, अपना नाम तो कहीं लेके ही नहीं आ रहा। ठीक है, अपना नाम तो वो कहीं लेके ही नहीं आ रहा। तो ये सर्विसेज क्या हो जाएंगी, प्योर एजेंट की हो जाएंगी। यहाँ पे पैरा 3 शेड्यूल 1 नहीं आएगा। नाउ कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल, मनी मनी बैंक। मनी मनी बैंक एक बैंकिंग कंपनी है, अपॉइंट किया इसने मंदार। मंदार कौन है, एक ऑक्शनर। इसने किसको अपॉइंट किया, मंदार को अपॉइंट किया। ठीक है जी, किसने अपॉइंट किया, मनी मनी बैंक ने। वेरी गुड, ऑक्शन करना था सर्टेन गुड्स का। ऑक्शनर ने अरेंज किया ऑक्शन और आइडेंटिफाई की पोटेंशियल बिडर्स। ठीक है, उसने बिडर्स को बुलाया, बिडर्स को अरेंज किया, हाईएस्ट बिड को इसमें एक्सेप्ट करना था और गुड्स उसको क्या करनी थी, बेच देनी थी। हाईएस्ट बिड एक्सेप्ट होगी और उसके बाद गुड्स उसको बेच दी जाएंगी। मेरी बात समझ में आई? Accepted and the goods are sold to the highest bidder by the money bank, the invoice of the supply. Now the main thing is here, invoice for the supply of goods is issued by whom, money bank। इनवॉइस कौन इशू कर रहा है जी, मनी मनी बैंक इशू कर रहा है। यहाँ पे ये प्रिंसिपल था, ये एजेंट था। नाउ हु इज इन इशूइंग इनवॉइस हियर, मनी बैंक यानी कि प्रिंसिपल। तो क्या पैरा 3 शेड्यूल 1 लगेगा, नो, पैरा 3 शेड्यूल 1 नहीं लगेगा। सबको समझ में आ गया होगा, बहुत बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। क्लियर?
आगे आ जाएंगे। देखो सारे एग्जाम्पल आप लोगों को इसलिए करवा रही हूँ ताकि बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाए, खुद घर बैठ के पढ़ना ना पड़े। ठीक है, आगे आ जाएंगे गौतम। गौतम कौन है? एक आर्टिस्ट है। गौतम कौन है? आर्टिस्ट है। उसने अपॉइंट कर दिया, अपॉइंट किसको कर दिया? गंभीर को। गौतम ने अपॉइंट किया गंभीर को ऑक्शन करवाने के लिए। ऑक्शन करवानी थी उसने अपनी पेंटिंग की, तो गौतम ने गंभीर को अपॉइंट कर दिया। गौतम बन गया प्रिंसिपल, गंभीर बन गया एजेंट। वेरी गुड। गंभीर ने अरेंज किया ऑक्शन और आइडेंटिफाई किए बिडर्स, उसने किए और हाईएस्ट बिड एक्सेप्ट हो जाएगी एंड ऑल। इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ पेंटिंग इज इशूड बाय गंभीर। अब देखो, अब सिनेरियो हो गया चेंज। ठीक है, कौन इशू करेगा इनवॉइस? इनवॉइस गंभीर इशू करेगा, गौतम इशू नहीं करेगा। एंड हु इज गंभीर? गंभीर इज एजेंट। गंभीर इज एजेंट। क्लियर? अब यहां पे गंभीर एजेंट है, एजेंट इनवॉइस इशू कर रहा है, देन शेड्यूल 1 पैरा 3 विल बी एप्लीकेबल। शेड्यूल 1 पैरा 3 यहां पे लग जाएगा। बात समझ में आ गई? दिस इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 1 पैरा 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सी एंड एफ एक एजेंट है, कमीशन एजेंट, एंड टेक पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम प्रिंसिपल। इसने प्रिंसिपल से पोजेशन लिया गुड्स का और इनवॉइस इशू कर दिया खुद के नाम पे। अब जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या यहाँ पे शेड्यूल 1 पैरा 3 लगेगा? यस और नो? देखिए यहाँ पे क्या है, सी एंड एफ एजेंट क्या है? प्रिंसिपल और सॉरी, सी एंड एफ यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है, सी एंड एफ एजेंट यहाँ पे एजेंट है। ये पर्सन कौन है? एजेंट। ठीक है, प्रिंसिपल से उसने गुड्स ली और खुद के नाम पे इनवॉइस इशू कर दिया। अब खुद के नाम पे इनवॉइस इशू किया तो पैरा 3 शेड्यूल 1 लगेगा ही लगेगा ना। ठीक है, ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है, एजेंट खुद के नाम पे दे रहा है तो पैरा 3 शेड्यूल 1 लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखेंगे, रवि है, उसने सेल कर दी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बाय यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ कवि हु इज अ कमीशन एजेंट। ठीक है, कवि क्या है? कमीशन एजेंट है, लिख लो। रवि क्या है? प्रिंसिपल। कवि क्या है? एजेंट। ठीक है जी। प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। कवि ने आइडेंटिफाई किए बायर्स और सेल कर दी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ रवि। रवि के बिहाफ में उसने इशू किया। मेरी बात समझ में आई? ऑन द बिहाफ ऑफ रवि विच ही चार्जेस अ कमीशन फ्रॉम रवि। उसने कमीशन क्या चार्ज किया? रवि से। अब ये क्या कह रहा है? देखिए, जो हमारे पास ये एपीएमसी एक्ट होता है, इसके अंदर जो कमीशन एजेंट होता है, दैट इज अ पर्सन हु बायज और सेल्स द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। और ये क्या करता है कमीशन एजेंट एपीएमसी एक्ट के अंदर? ये जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ये प्रिंसिपल से लेता है और उनके बिहाफ में मार्केट में बेचता है। उसके बदले में इसे क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बाइंग और सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल एंड रिसीव बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन, और इसके ऊपर एक फिक्स्ड परसेंटेज उसको मिल जाती है। क्लियर? और वैसे भी ये जो पर्सन है, ये एक तरीके से कड़ी का काम करते हैं। जो कमीशन एजेंट होते हैं ना एपीएमसी एक्ट के अकॉर्डिंग, ये क्या करते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के केस में कड़ी का काम करते हैं। किसके? प्रिंसिपल के बीच में और कस्टमर के बीच में। क्लियर है? तो इन एजेंट्स को कभी भी शेड्यूल 1 पैरा 3 के अंदर नहीं लेके आया जाएगा। इन एजेंट्स को कभी भी आपने शेड्यूल 1 पैरा 3 के अंडर नहीं लेकर के आना। ये जो आड़ती होते हैं ना, आड़ती, सादी भाषा में आप इनको आड़ती बोलते हो। क्लियर है एवरीवन? ये जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, ये कमीशन एजेंट जो बीच में कमीशन रख के और माल देते हैं आगे कस्टमर को, ठीक है, प्रिंसिपल से लेकर के, इन्हें हम क्या बोलते हैं आम भाषा में? आड़ती। ये आड़तियों की बात हो रही है यहाँ पे। इनको कभी भी पैरा 3 शेड्यूल 1 नहीं लगेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है मैम। तो अभी तक हमने देखो शेड्यूल 1 के अंदर क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो हमने पढ़ा फिक्स एसेट के बारे में। सॉरी, वी डोंट से इट फिक्स एसेट, वी विल कॉल इट एज बिजनेस एसेट। ठीक है, हमने सबसे पहले तो पढ़ा बिजनेस एसेट अगर ट्रांसफर हुई है तो, बिजनेस एसेट ट्रांसफर हुई हो प्लस आपने उसके ऊपर आईटीसी क्लेम कर रखा हो। दूसरा हमने पढ़ा रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई भी ट्रांसफर हुआ हो। तीसरा हमने पढ़ा प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में जो ट्रांसफर हुआ हो। इन तीनों के ऊपर हमने पढ़ा कि शेड्यूल 1 लग जाएगा, शेड्यूल 1।
पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3। अगर इनके ये वाली जो सप्लाईज हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी तो भी आप उसे सप्लाई ट्रीट करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो, जिन हम एजेंट्स की बात कर रहे हैं उन प्रिंसिपल एजेंट्स में एक डल क्रेडिट एजेंट और होता है, शायद आपने +1 2 में पढ़ा भी होगा। एक एजेंट होता है क्या, डेल क्रेडिट एजेंट। अब किस किस को पता है डेल क्रेडिट एजेंट क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, किस किस को पता है डेल क्रेडिट एजेंट के बारे में। चलिए, अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिटेल में आप लोगों को यहाँ बताने वाली हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वीडियोस कैसी लगी। देखो, प्रोत्साहन मिलेगा तो अदर बैचेस भी बहुत जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगी। ठीक है, अब देखिए, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, इसने माल बेचा कस्टमर को, इसने माल बेचा कस्टमर को। कितने का माल था, 1 लाख का माल था। ये पर्सन क्या कह रहा है जी, पेमेंट दूंगा मैं 1 मंथ में। ये क्या कह रहा है, पेमेंट दूंगा जी 1 मंथ के अंदर, या इसने एक फिक्स डेट दे दी कि 1 महीने के बाद आपको एग्जैक्टली पेमेंट मिल जाएगी। क्लियर। अब ये पर्सन सोच में पड़ गया, अब ये पर्सन सोच में पड़ गया कि भैया क्या करूं, दिमाग में अपने दौड़ाने लगा कि बाय चांस अगर इसने 1 लाख रुपए नहीं दिए तो मेरा पैसा डूब जाएगा। अब सेफर साइड के लिए इस पर्सन ने क्या किया, बायर ने ये बोला जी मुझे कोई ना कोई गारंटी दो। सेलर बोला मुझे कोई ना कोई गारंटी दो भैया, मैं नहीं देता 1 लाख का माल ऐसे। बायर को माल की जरूरत थी, बायर भी खसिया, बायर को भी चिंता खड़ी हो गई। इसके बाद बायर ने क्या किया, बायर गया इस डेल क्रेडिट एजेंट के पास। ठीक है, बायर किसके पास गया, इस डेल क्रेडिट एजेंट के पास। इसने इसको बोला कि भैया आप मेरी गारंटी इसको दो, सेलर को। बायर ने बोला आप मेरी गारंटी किसको दो, सेलर को दो। डेल क्रेडिट एजेंट ने इसको गारंटी दी, इसको बोला कि भैया अगर इसने पैसा नहीं दिया तो पैसा मैं दूंगा। इसने इसको क्या बोला कि अगर बायर पैसा नहीं देगा तो आपको पैसा कौन देगा, आपको पैसा मैं दूंगा। यहां तक बात समझ में आई। तो इसकी गारंटी मिलने के बाद बायर, इस डेल क्रेडिट एजेंट की गारंटी मिलने के बाद इसने क्या किया, इसने 1 लाख की ये गुड्स इसको सेल कर दी 1 महीने के लिए की उधार पे। क्लियर। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अगर 1 महीने के बाद इस पर्सन ने, आफ्टर 1 मंथ अगर इस पर्सन ने इसको पैसे दे दिए तो ठीक है, अदरवाइज पैसा कौन देगा, ये देगा। ये इसने पैसा दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो पैसा कौन देगा, पैसा इस केस में डेल क्रेडिट एजेंट देगा। पैसा यहाँ पे डेल क्रेडिट एजेंट देगा। बट मैम सब कुछ समझ में आ गया, एक बात समझ में नहीं आई, ये डेल क्रेडिट एजेंट पैसा देगा, इसको क्या फायदा हुआ, मतलब इसको ऐसा क्या फायदा हो रहा है कि ये उसकी गारंटी ले रहा है लोगों की। इसको फायदा होगा, इससे क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। इसे क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा गारंटी देने का। बात समझ में आया। दूसरा, इसको इंटरेस्ट मिलेगा। मैम देखो, पैसा तो इसने, इस एग्जाम्पल के लिए मान के चलो मैम, ये पैसा इसने नहीं दिया, ठीक है, ये पैसा इसने नहीं दिया, पैसा किसने दिया, पैसा डेल क्रेडिट एजेंट ने दिया, तो इसका तो नुकसान हो गया ना, इसकी जेब से तो 1 लाख चले गए, इसकी जेब से तो 1 लाख चले गए सेलर के पास। अब क्या, अब ये डेल क्रेडिट एजेंट पैसा रिकवर करेगा, ये पैसा रिकवर करेगा, किससे रिकवर करेगा, इससे। ये इससे लेगा 1 लाख रुपए प्लस में इंटरेस्ट, ये इससे ब्याज भी लेगा इस पैसे पे, ये बायर से ब्याज भी लेगा और 1 लाख रुपए इससे इन फ्यूचर में कवर भी करेगा। बात समझ में आ गई। अब समझ में आया डेल क्रेडिट एजेंट क्या होता है। ठीक है ना, इनका कमीशन भी हायर रहता है क्योंकि रिस्क हायर है। क्लियर हो गई मेरी बात। अभी तक मैंने आपको शेड्यूल 1 पैरा 3 कुछ डिस्कस नहीं किया, अभी तक आपको मैंने यहां तक शेड्यूल 1
पैरा 3 कुछ भी डिस्कस नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या बताया कि डेल क्रेडिट एजेंट क्या होता है। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। आगे चलेंगे। अब डेल क्रेडिट एजेंट पे शेड्यूल 1 पैरा 3 कब लगता है, रुको हर एक चीज बताऊंगी, ध्यान से समझते जाओ, ठीक है। यहां पे भी देखो, आप विद एग्जांपल समझो, थ्योरेटिकल पार्ट भी बताऊंगी, एग्जांपल समझो बहुत अच्छे से, यहां पे क्लैरिटी आएगी। थ्योरी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। क्लैरिटी मेन इस तरीके से आती है एग्जांपल देखने के बाद। नाउ ये प्रिंसिपल है, ये हमने क्या ले लिया, प्रिंसिपल, और यू कैन से हिम बायर सेलर, इसको हम बोलते हैं सेलर, ये सेलर है। और ये एक पर्सन हो गया परचेजर, ये कौन हो गया, परचेजर, ठीक है। इसने इसको गुड्स सेल करनी है कितने की, 2 लाख रुपए की, 2 लाख की इसने इसको गुड्स सेल करनी है। बात समझ में आई। अब क्या हुआ, अब इसने गारंटी दिलवानी थी तो इसने यहां पे गारंटी दिलवा दी इन भाई साहब की। ये कौन है, डेल क्रेडिट एजेंट। डेल क्रेडिट एजेंट ने इसको क्या दी, गारंटी दी, ठीक है। इसने क्या दी, गारंटी दे दी 2 लाख रुपए की। और गुड्स कहां से कहां गई, गुड्स सीधा सेलर ने इसके पास भेजी। गुड्स कहां से कहां गई थी, गुड्स सीधा सेलर ने परचेजर को दी, गुड्स इसने यहां से ट्रांसफर कर दी। बात समझ में आई। डेल क्रेडिट ने सिर्फ क्या दिया है, गारंटी दी है, ठीक है। और कल को इसके बदले में इसे क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। जो अगर इसने लेट पेमेंट दी तो इसके बदले में इसको क्या मिल जाएगा, डेल क्रेडिट एजेंट को इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात, समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। एक सिनेरियो था ये वाला। अब यहां पे अगर देखा जाए तो ये जो इंटरेस्ट है ना, दिस इंटरेस्ट इज एन इंडिपेंडेंट सप्लाई। ये जो इंटरेस्ट है ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट सप्लाई है। ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है। ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट सप्लाई है, और ये अलग से एक इंडिपेंडेंट सप्लाई है। मेरी बात समझ में आई। यहां पे 2 सप्लाई हुई, एक तो कौन सी, जो सेलर ने की बायर को, और एक जो डेल क्रेडिट एजेंट ने की किसको, बायर को। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर। तो यहां पे इंटरेस्ट को अलग से सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा, इसको अलग से हम सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे, इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ गई। अगर मैं दूसरे सिनेरियो की बात करूं, यहां पे दूसरे सिनेरियो की मैं बात करूं, ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, और ये है डेल क्रेडिट एजेंट। प्रिंसिपल, चलो सेलर बायर ही लिखते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। दिस इज सेलर, दिस इज बायर, एंड दिस इज डीसीए। क्लियर। सेलर ने गुड्स किसको बेची, यहां पे सेलर ने गुड्स बेची किसको, यहां सेलर ने गुड्स बेची डेल क्रेडिट एजेंट को, यानी इसने इसको ट्रांसफर कर दी, इसने गुड्स किसको ट्रांसफर कर दी, डेल क्रेडिट एजेंट को, और देन डेल क्रेडिट एजेंट ने बायर को दी। सपोज करो इसने इसको 2 लाख की दी और इसने इसको कितने की दी, 2,10,000 की। डीसीए ने कितने की दी जी, 2,10,000 की। और इन फ्यूचर पेमेंट करने के टाइम पे बायर मना कर गया कि अभी मेरे पास पेमेंट नहीं है, तो इसने अपनी तरफ से पेमेंट किसको कर दी, एक सेकेंड, इसने अपनी तरफ से पेमेंट किसको कर दी, सेलर को। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात। इसने अपनी तरफ से पेमेंट किसको कर दी, सेलर को। तो फ्यूचर में जो पेमेंट बायर ने इसको की, इसके ऊपर इसके पास फॉर एग्जांपल 50,000 का इंटरेस्ट आया, इसके ऊपर कितने का इंटरेस्ट आया, 50,000 का।
क्लियर। अब यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुई, पहले इसने 2,10,000 का ये बेचा, फिर 50,000 इसके ऊपर इंटरेस्ट के भी आए इसके पास, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट सप्लाईज नहीं मानी जाएंगी, ये दोनों इंडिपेंडेंट सप्लाईज नहीं मानी जाएंगी। यहाँ डेल क्रेडिटर एजेंट की सप्लाई कितनी होगी, 2,10,000 प्लस में 50,000 यानी कि 2,60,000। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे इस 50,000 को भी सप्लाई मान लिया गया, यानी इस 50,000 को भी सप्लाई मान लिया गया। तो मैम ये कहना चाह रहे हो कि नॉर्मल प्रिंसिपल एजेंट का सप्लाई जो फॉर्मूला था वो यहां पे लग जाएगा? हाँ, अगर ये अपने नाम का इनवॉइस देगा, अगर ये पर्सन अपने नाम का इनवॉइस देगा, ये अगर अपने नाम का इनवॉइस देगा तो यहाँ पे इसके प्लस इसके ऊपर जीएसटी आएगा, दोनों को सप्लाई मान लिया जाएगा। लेकिन अगर ऊपर वाली ट्रांजेक्शन की बात करूं तो गुड्स का जो इनवॉइस था वो सेलर के नाम का गया था, बीच में डीसीए का कोई रोल ही नहीं था, गुड्स इसने खुद ने सप्लाई की थी, इसको सीधा सीधा क्या मिल गया था, इंटरेस्ट मिल गया था। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगाना, इंटरेस्ट 50,000 मिला, ये सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा। बट अगर गुड्स अपने नाम से बेची, पैसा इसके पास आया, तो ये 50,000 भी सप्लाई का पार्ट मान लिया जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गई आप लोगों को ये बात? नाउ आगे पढ़ेंगे, आगे देखिए। ये सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, देखिए डीसीए कौन होता है? डीसीए वो पर्सन होता है जो गारंटी करता है पेमेंट की, जो आपकी पेमेंट की गारंटी आगे दे रहा है। क्लियर। अब इसमें सबसे पहले हमने देखा क्या डीसीए जो है वो फॉल करता है अंडर द एम्बिट ऑफ सप्लाई एज पर शेड्यूल 1 पैरा 3। इसमें भी मैंने देखा सबसे पहले क्या देखोगे, जो इनवॉइस इशू किया है कस्टमर को वो किसके नाम पे गया है। ठीक है, जो इनवॉइस इशू हुआ वो किसने इशू किया, अगर वो सप्लायर ने इशू किया कस्टमर को तो यहाँ पे शेड्यूल 3 पैरा 1 नहीं लगेगा। अगर जो सप्लाई था, जो इनवॉइस था वो सप्लायर ने दिया है किसको, कस्टमर को, तो यहाँ पे शेड्यूल 1 पैरा 3 नहीं आएगा। बट जो इनवॉइस है अगर डीसीए के नाम पे गया तो यहाँ पे वो एजेंट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। यहाँ पे शेड्यूल 1 पैरा 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर। नाउ आगे पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं, जो टेम्परेरी शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन है बेस्ड ऑन लोन एक्सटेंडेड बाय द डीसीए टू द बायर फॉर विच इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द डीसीए इज टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स बीइंग सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल वेयर डीसीए इज नॉट एन एजेंट अंडर पैरा 3 शेड्यूल 1। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझो, सप्लाई जो है गुड्स की वो किसने की, प्रिंसिपल ने की रिसिपिएंट को। सप्लाई गुड्स की किसने की, प्रिंसिपल ने की रिसिपिएंट को, एजेंट ने नहीं की। यानी इसको मैं डीसीए लिख देती हूँ, डीसीए ने सप्लाई नहीं की। अब जो एजेंसी सर्विसेज उसने दी डीसीए ने, एजेंसी सर्विसेज इसने दी रिसिपिएंट को और किसको, प्रिंसिपल को। कि अगर एजेंसी सर्विसेज मीन्स अगर पैसा नहीं दिया बायर ने तो डीसीए पैसा देगा प्रिंसिपल को। क्लियर। अब यहाँ पे अगर लोन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है डीसीए से, सप्लाई ऑफ एक्सटेंशन ऑफ लोन सर्विसेज बाय डीसीए टू द रिसिपिएंट, यहाँ पे उसने कौन सी सर्विसेज दी, सिर्फ लोन से रिलेटेड सर्विसेज दी। क्लियर। अब यहाँ पे ये एजेंट नहीं है, एजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल ने सीधा रिसिपिएंट को दी थी ना सर्विसेज, बिल सीधा इसको दिया था रिसिपिएंट को। तो यहाँ पे डीसीए जो है, डीसीए एजेंट के तौर पे काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो भी उसने चार्ज किया होगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, उसको हम सप्लाई नहीं मान करके चलेंगे। क्लियर। बट अगर यहाँ पे जो गुड्स है, गुड्स सप्लाई करता प्रिंसिपल किसको, डीसीए को, डीसीए आगे किसको सप्लाई करता, उस रिसिपिएंट को। प्रिंसिपल ने डीसीए को दी और डीसीए ने आगे रिसिपिएंट को गुड्स दी, तो जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट को भी ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए, इट इज एम्फेसाइज्ड दैट द एक्टिविटी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट बाय द डीसीए टू द रिसिपिएंट वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज सेपरेट सप्लाई। मैंने कहा था ये दोनों सेपरेट सेपरेट सप्लाई ट्रीट नहीं होंगे, इनको एक ही सप्लाई ट्रीट कर देंगे और ऐड कर देंगे, 2 लाख में वो 50,000 ऐड कर देंगे।
Clear? It is further clarified that the value of interest charged for such credit would be required to be included in the value of supply of goods by the DCA to the recipient as per section 15(2)(d). मेरी बात समझ में आई? इनको सेपरेट इंडिपेंडेंट सप्लाई ट्रीट नहीं करना है, इनको ऐड कर दोगे। जैसे कि एग्जाम्पल पे आ जाओ जो पीछे हमने किए थे, यहाँ पे देखो पहले वाले में, यहाँ पे इसको हमने अलग से सप्लाई ट्रीट किया, इसको कमीशन वाले को अलग से सप्लाई, सॉरी ये नहीं है, हाँ ये 2 लाख की सप्लाई हम अलग ट्रीट करेंगे, 50,000 की अलग ट्रीट करेंगे, दोनों को ऐड नहीं करना। और सिर्फ इस 50,000 की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर सप्लाई ट्रीट नहीं किया जाएगा इसको। बट सेकंड सिनेरियो के अंदर यहाँ पे ये 2,10,000 की सप्लाई भी किसने की? डीसीए ने। 50,000 की सप्लाई भी किसने की? डीसीए ने। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इंडिपेंडेंट सप्लाईज नहीं होंगी ये दोनों, ठीक है। तो दोनों सप्लाईज को ऐड करके उसको सप्लाई ट्रीट कर लेंगे और कल को जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे। क्लियर? सेक्शन 15 में जाकर के वैल्यू ऑफ सप्लाई में आप इसको और डिटेल में डिस्कस करोगे। ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे। मिस्टर हैंडसम कौन है? ये डीसीए है। किसके? चार्म लिमिटेड के। एग्रीज टू रेज इनवॉइस इन हिज ओन नेम, खुद के नाम पे इनवॉइस करवा रहे हैं ये। एंड ऑल्सो गारंटी, खुद के नाम पे, देखो खुद के नाम पे इन्होंने इनवॉइस लिया और गारंटी भी दे रहे हैं फॉर द रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। इन ऑर्डर टू रियलाइज द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर ऑन टाइम, ही एक्सटेंड शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड लोन टू देम एंड चार्ज इंटरेस्ट फॉर सेम, और उन्होंने उससे इंटरेस्ट भी लिया। अब डीसीए की कैपेसिटी में देखो, इन द मंथ ऑफ मार्च सेल ऑफ गुड्स बाय मिस्टर हैंडसम, उन्होंने अपने डीसीए कैपेसिटी में 2,80,000 की गुड सेल कर दी और इंटरेस्ट अर्न किया उसके ऊपर कितना? 20,000 from the said customer for short term credit facility provided for timely payment of his dues. Further commission charged from Charm Limited in respect of DCA services 30,000 rupees. कमीशन कितना चार्ज किया? 30,000 रुपीज। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स टू द कस्टमर इज, एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विसेज कितनी कितनी आएगी? देखिए जो गुड्स की सप्लाई है, गुड्स की सप्लाई कितनी की इन्होंने? 2,80,000। गुड्स की सप्लाई कितनी थी? 2,80,000 प्लस में ये 20,000। ठीक है, इसके बीच में ये इंडिपेंडेंट सप्लाई नहीं मानी जाएगी, मैंने बोला था इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट सप्लाई। तो 280 प्लस में 20 कितना हो जाएगा? 3,00,000। और कमीशन कितना लिया इसने? 30,000। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 3,00,000 और ये 30,000। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया सभी को? नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट की तो मैम ये तो हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिया था, सर्विसेज इंपोर्ट की तो हमने सर्विसेज इंपोर्ट की कंसीडरेशन के साथ, तो हम ऑलवेज उसको सप्लाई मानते थे, इवन इफ इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नोट, चाहे बिजनेस के लिए लिया हो या ना लिया हो। हाँ पढ़ा था आप लोगों ने, बट मैंने उस चार्ट के सेकंड पार्ट में आपको पेंडिंग वर्ड लिखवाया था कि अभी ये चार्ट अधूरा है। ठीक है, पूरा चार्ट समझाऊं आप लोगों को? देखिए आपने क्या किया? इंपोर्ट ऑफ सर्विस की। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, सबसे पहले मैंने क्या कहा था? चेक करो कंसीडरेशन है या नहीं है, वेदर कंसीडरेशन एग्जिस्ट और नॉट, यस और नो। अगर कंसीडरेशन है तो इसे हम क्या मानेंगे? ऑलवेज सप्लाई। कंसीडरेशन है तो इसे हम क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। क्लियर? अब आगे देखो, क्या रिलेटेड पार्टी है? क्या रिलेटेड पार्टी से लिया? अगर नो है तो ये देखो रिलेटेड पार्टी से लिया, इसमें 2 ऑप्शन आ जाएंगे, यस नो। रिलेटेड पार्टी से नहीं लिया तो बात खत्म, ये सप्लाई नहीं है। अगर रिलेटेड पार्टी से लिया तो फर्दर चेक करो, क्या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए लिया या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं लिया। अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए इंपोर्ट की तो सप्लाई है, और अगर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है तो सप्लाई नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? देखो क्या समझ में आया? सबसे पहले तो एक चार्ट बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज बाद में बना लेना। ठीक है जी,
यहाँ पे हमने क्या देखा कि कोई भी सर्विसेज आपने इंपोर्ट की, अगर सर्विसेज आप लोगों ने इंपोर्ट की है और उसमें कंसीडरेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो कुछ भी मत देखो, उसे सप्लाई ट्रीट कर लो। सर्विसेज इंपोर्ट की कंसीडरेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो अदर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सप्लाई ट्रीट करो। बट अगर कंसीडरेशन नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो कि क्या ये रिलेटेड पार्टी है, क्या ये रिलेटेड पार्टी है। यस, रिलेटेड पार्टी है। और अगर रिलेटेड पार्टी है तो ये देखो क्या इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिया था, क्या जो हमने एक्टिविटीज ली हैं, जो हमने इंपोर्ट की हैं सर्विसेज, क्या अपने बिजनेस के लिए ली है, प्राइवेट पर्पस के लिए तो नहीं ली, बिजनेस के लिए ली है तो बेटा जी सप्लाई मान लो उसको। बिजनेस के लिए ली है तो उसको सप्लाई मान लो। बिजनेस के लिए नहीं ली, बाय चांस बिजनेस के लिए नहीं ली, रिलेटेड पार्टी तो है लेकिन वो बिजनेस के लिए नहीं ली, पर्सनल यूज के लिए ली है तो वो सप्लाई नहीं होगा। और अगर रिलेटेड पार्टी नहीं है फिर भी फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई है ही नहीं। यानी कंसीडरेशन ना हो, यानी मैम अगर कंसीडरेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल कंसीडरेशन नहीं है और सर्विसेज का इंपोर्ट हुआ तो एक ही केस है, एक तो रिलेटेड पार्टी हो प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो तो ही वो शेड्यूल 1 पैरा 4 के अंडर आएगा और उसे हम सप्लाई मानेंगे। जी हाँ, देखो फिर से ध्यान से मेरी बात सुनो। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की सबसे पहले ये चेक करो कंसीडरेशन है या नहीं है, कंसीडरेशन है तो ऑलवेज सप्लाई, कंसीडरेशन है तो ऑलवेज सप्लाई, कंसीडरेशन नहीं है ये चेक करो रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पार्टी है तो फर्दर चेक करो बिजनेस, बिजनेस के लिए ली या प्राइवेट पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए ली तो ही उसे सप्लाई मानोगे वरना नहीं मानोगे। यानी कंसीडरेशन नहीं है तो दो कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है, रिलेटेड पार्टी भी हो और बिजनेस के लिए भी लिया हो। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन गायब है तो वो सप्लाई नहीं बनेगी। ये था हमारे पास शेड्यूल 1 पैरा 4। क्लियर हो गया सभी को? शेड्यूल 1 पैरा 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। झुमरो एसोसिएट उसने रिसीव की लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज, कहां से? हेड ऑफिस से, विच इज लोकेटेड इन मलेशिया, विच इज लोकेटेड इन मलेशिया। ठीक है, हेड ऑफिस ने उसको रेंडर की कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे रेंडर की? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर? ठीक है जी। झुमरो एसोसिएट्स एंड यहाँ पे झुमरो एसोसिएट्स, अच्छा अपने ही खुद के हेड ऑफिस से देखो लिए। झुमरो एसोसिएट्स ने कहां से ली लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज? अपने खुद के हेड ऑफिस से। खुद के हेड ऑफिस से ली तो क्या हो गई? ये रिलेटेड पार्टी हो गई। ठीक है, और ये कंसल्टेंसी सर्विसेज इसने कैसे ली? फ्री ऑफ कॉस्ट ली। अब ये दोनों क्या है? देखो रिलेटेड पर्सन है, ये दोनों क्या है? रिलेटेड पर्सन है। और इन्होंने किसके लिए ली है सर्विसेज? अपने बिजनेस के लिए। अब बिजनेस के लिए ली, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ली, प्लस में रिलेटेड पार्टी से ली तो क्या इसे सप्लाई मानोगे? इसे सप्लाई माना जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, चकमक प्रोपराइटर है, रजिस्टर्ड इन दिल्ली। ठीक है, आर्किटेक्ट सर्विसेज ली उसने अपने बेटे से जो कि कहाँ रहता है? यूएस में रहता है। तो एक कंडीशन क्या पूरी हो गई कि हमने इंपोर्ट की है, दूसरी कंडीशन रिलेटिव है। ठीक है, और किसके लिए ली? अपने बिजनेस के लिए ली। कह रहा है ना रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए, किसके लिए ली? अपने बिजनेस के लिए ली। क्लियर? विद रिस्पेक्ट टू हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन दिल्ली, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में लेकिन लास्ट वाली लाइन हमने पढ़ी नहीं। विद रिस्पेक्ट टू हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन दिल्ली, अपने हाउस के लिए लिए जो कि दिल्ली के अंदर है। अब हाउस के लिए लिया तो यहाँ पे कौन सी सर्विस, कौन सी चीज के लिए ली हमने सर्विसेज? पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए ली? पर्सनल यूज के लिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या हो गई? डिस्क्वालिफाइड हो गई। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? इसके ऊपर इसको हम सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे, इसको सप्लाई ट्रीट नहीं करना। बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पे इसने पर्सनल यूज के लिए लिया है, खुद के हाउस के लिए लिया है। बात समझ में आ गई? हो गया सभी का? चार्ट सेम ही, आप एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है जो मैं आज की इस वीडियो में कवर करना चाहूंगी, नेक्स्ट हम लोग आगे कल कवर करेंगे। और गाइस प्लीज 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 दिस इज माय रिक्वेस्ट फॉर यू, रिक्वेस्ट टू यू कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो,
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो मेहनत का फल तो कुछ मेरे लिए भी बनता है, एक प्रोत्साहन तो एटलीस्ट बनता ही है। देखिए, सर्टिफिकेशन ऑन द सेल प्रमोशन स्कीम, अगर कोई भी सेल प्रमोशन की स्कीम आती है, जैसे कोई भी सेल लग गई, लगता रहता है ना बाय टू गेट वन फ्री, इवन आजकल तो बाय टू गेट टू फ्री, बाय टू गेट थ्री फ्री, ऐसा लगता रहता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि मैम ये जो बाय वन गेट वन फ्री लग रहा है, ये जो प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट गई साथ में, अब जो प्रोडक्ट फ्री गई साथ में, क्या उसके ऊपर जीएसटी आएगा? क्या इस फ्री वाली को भी हम सप्लाई मानेंगे? देखो, जीएसटी लो क्या कहता है, लो ये कहता है कि आपके ने एक 1000 की एक शर्ट खरीदी, ठीक है, 1000 की एक शर्ट है, लेकिन जब ऑफ आया, क्या आया, बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है, ये ऑफर लग गया। अब आपको 1000 में कितनी शर्ट्स मिलेंगी? 2 शर्ट मिलेंगी। 1000 में 2 शर्ट मिलेंगी। तो लॉ क्या कहता है, जीएसटी लॉ कहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक फ्री में जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक फ्री में जा रही है, इसका मतलब क्या है कि जो ये 2 शर्ट्स जा रही हैं 1000 कंसिडरेशन के बदले में जा रही है, यानी एक शर्ट के कंसिडरेशन में आप 2 दे रहे हो, एक शर्ट के कंसिडरेशन में आप 2 दे रहे हो, यानी दो, जो 2 शर्ट्स गई वो 1000 रुपए की गई। ऐसा नहीं होता जनरली, अगर आप सोचेंगे ना, तो कोई भी कंपनी लॉस करके नहीं देती, बस प्रॉफिट मार्जिन कम कर देती है। सेल के अंदर कोई भी कंपनी लॉस में नहीं देती, बस प्रॉफिट मार्जिन कम कर देती है। क्लियर? तो हम ये मान के चलेंगे, ये जो 1000 कंसिडरेशन है ना, इन 2 शर्ट्स का है, 1000 कंसिडरेशन इन 2 शर्ट्स का है। क्लियर? तो सीधा सीधा इसको हम क्या मान लेंगे, इसको इन 2 शर्ट्स का कंसिडरेशन मान के इसके ऊपर जीएसटी लगा देंगे। फ्री कुछ नहीं गया, फ्री, वो कह रहा है फ्री कुछ नहीं गया, सिर्फ 2 शर्ट के बदले में जो पैसा मिला वो 1000 रुपीज मिला, तो 1000 को इन दोनों का कंसिडरेशन मान के टैक्स लगा देंगे, सप्लाई मान लेंगे। बात समझ में आ गई? फ्री कुछ नहीं होता एज पर जीएसटी लो, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो, बाय वन गेट वन फ्री में क्या लिखा हुआ है, one item is being supplied free of cost without any consideration, in fact it is not an individual supply of free goods, कोई individual supply नहीं गई, कोई single good आप किसी को free दे रहे हो, कुछ भी पैसा नहीं लिया तो वो free है। ठीक है, जो ये सिनेरियो है, बट अ केस ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज वेयर अ सिंगल प्राइस इज बीइंग चार्ज्ड फॉर द एंटायर सप्लाई। ये क्या कह रहा है, आपने एक सिंगल प्राइस लिया है पूरी की पूरी सप्लाई का, यानी 2 शर्ट्स का आपने एक सिंगल प्राइस ले लिया, इसका मतलब ये है। ठीक है, इट कैन बी बेस्ट बी ट्रीटेड एज सप्लाइंग 2 गुड्स फॉर द प्राइस ऑफ 1, यानी एक के प्राइस में आपने 2 गुड्स दे दी। तो चाहे मिक्स्ड सप्लाई हो, चाहे कंपोजिट सप्लाई हो, इसको हम क्या मान लेंगे, कंप्लीट को सप्लाई मान लेंगे। क्लियर एवरीवन? यहां तक समझ में आ गया? नाउ द लास्ट वन फॉर द टुडेज टॉपिक, फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स। कोई भी फ्री सैंपल्स और गिफ्ट्स आप लोग दे रहे हो, अगर आपने फ्री सैंपल दिए फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी कंसिडरेशन, इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, शेड्यूल 1 के अंदर भी नहीं मानेंगे। सॉरी सॉरी, शेड्यूल 1 के अंदर के जो पैरा है, अगर उसमें ये कहीं ना कहीं ट्रीट हो जाता है तो मानेंगे, अदरवाइज इसको हम कहीं भी सप्लाई नहीं मानेंगे। जैसे कि शेड्यूल 1 के अंदर कैसे कवर होगा मैम, फर्स्ट वन हमने शेड्यूल 1 में क्या पढ़ा कि कोई भी बिजनेस एसेट हमने ट्रांसफर की जिसके ऊपर हमने आईटीसी ऑलरेडी अवेल कर रखा हो। सेकेंड वन, रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पार्टी की कोई ट्रांजेक्शन हो। थर्ड वन, प्रिंसिपल एजेंट का हो। फोर्थ वन, इंपोर्ट ऑफ व्हाट, सर्विसेज हो। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो, या तो उसके बदले में कंसिडरेशन आया हो, पर कंसिडरेशन आएगा तो वो शेड्यूल 1 पैरा 4 में नहीं आएगा ना, और कंसिडरेशन ना आया हो तो क्या कंडीशन थी, एक तो जल्दी जल्दी बोलो, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए हो, दूसरा रिलेटेड पार्टी ने आपको दी हो। बात समझ में आ गई? इन चारों में से कोई भी कंडीशन अगर इन फ्री गुड्स पे लग जाती है तो आप इसे सप्लाई मानोगे, अदरवाइज सप्लाई नहीं मानोगे। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया सभी? तो गाइस बने रहिएगा मेरे साथ, नोटिफिकेशन पे बटन पे क्लिक कर लेना सब्सक्राइब करते टाइम, ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस जब आप लोगों को मिले तो फटाफट से नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। कल हम करेंगे शेड्यूल 3, एंड तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एवरीवन, कल मिलेंगे, थैंक यू।